बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ना कि सिर्फ एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हमारे जो कम्पिटिटिव अदर एग्ज़ाम्स हैं पीपीएससी सीएसएस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल लॉ, पहले तो ये देख लें कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ नाम से पता लग रहा है कि बैनुल अक़वामी लॉ जो कि हमारे यहाँ बैनुल अक़वामी सतह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दो कौमों के दरमियान दो या दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान जो कानून लागू होता है उसे हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स that govern the conduct between the sovereign states, international organizations, and increasingly individuals. It covers a wide range of topics including trade, human rights, environmental protections, involving fields distinct from the private international law, which deals with the conflict of national laws. यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है। इसके अंदर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए होते हैं। आपने किस तरह किसी भी स्टेट को गवर्न करना है तो उस हिसाब से फिर उन स्टेट को गवर्न किया जाता है और ये हेल्प करता है स्टेट्स को ट्रीटी बनाने में और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करने में। और डिप्लोमेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे वो सब कुछ कहाँ एक्सप्लेन है। नो डाउट वो वाइना कन्वेंशन में एक्सप्लेन है डिप्लोमेसी के बारे में, बट वाइना कन्वेंशन भी तो क्या बनी है, वो भी तो लॉ बनी है ना। तो इस वजह से ये क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये सब टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। आगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस में देखें कि ये रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट को। जो हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द स्टेट्स तो कौन रिजॉल्व करता है, इट इज़ रिजॉल्व बाय द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। आगे हेल्प टू मेक ट्रीटी बनाने में हेल्प करता है, हेल्प टू स्टॉप वॉर और जंग को रोकता है। ट्रीटी क्या है वो मैं आगे आपको बताती हूँ, लेकिन ये इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल टू मेक द ट्रीटी। आगे हम पहले मैंने बताया कि इट इज़ यूज फॉर द स्टेट्स फॉर इन्वायरमेंटल रूल्स एंड स्टेट्स के हेल्पफुल करता है टू मेक द ट्रीटी, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। अब हम स्टेट्स के बारे में बात करें तो स्टेट होता है कि इसके बारे में भी आपको मस्ट पता होना चाहिए। स्टेट के अंदर कुछ एसेंशियल्स हैं जो मस्ट फुलफिल होने चाहिए। पहले है स्टेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ एवरी कंट्री विच रेगुलेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रेगुलेट करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो असूल बनाती है। हर स्टेट के हर कंट्री के अंदर एक स्टेट होती है जो उसे रेगुलेट करती है, जो रूल्स बनाती है फॉर द इंडिविजुअल टू फॉर द पीसफुल सोसाइटी एंड फॉर द जस्टिस। ठीक है, अगर स्टेट ना हो तो रूल रेगुलेशन ना हो तो स्टेट में क्या हो, और रोज़ लड़ाई झगड़े हो। तो उसके लिए कुछ एसेंशियल्स हैं जो मस्ट फुलफिल होने चाहिए। एक स्टेट के ऊपर ये एसेंशियल्स फुलफिल होंगे तो वो कंप्लीट स्टेट होगा, अदरवाइज वो स्टेट नहीं होगा, वो जस्ट इट विल बी द पार्ट ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हमारे पास 4-5 लोगों से कभी भी पॉपुलेशन नहीं बनती। पॉपुलेशन हमेशा 5-6 करोड़ आबादी से बनती है। 1 लाख आबादी हो तो पॉपुलेशन बनती है। ठीक है, तो उसके बाद पॉपुलेशन डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, यानी कि एक डेफिनेट हिस्सा होना चाहिए जो कि जिसकी डेफिनेट टेरिटरी हो जहाँ से वो ट्रेड कर सकें अदर कंट्री के साथ। प्रोटेक्शन के लिए एक डेफिनेट टेरिटरी भी हर स्टेट की होती है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके मुताबिक वो कंट्री वर्क करता हो। विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन नो कंट्री विल वर्क। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंट है हर स्टेट के लिए। सेकेंड है वो कैपेबल हो कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वो कंट्री को कंट्रोल कर सकती हो, उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो स्टेट में इंडिविजुअल को कंट्रोल कर सकती हो, उनके राइट्स ड्यूटीज़ को कंट्रोल कर सकती हो, उनके ऊपर उनकी जो डिस्प्यूट है इन्हें रिजॉल्व कर सकती हो। इस काबिल हो कोई भी स्टेट तो वो स्टेट होगी। और उसकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का आपको पता है 3 मेन ऑर्गन हैं, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी।
जिसमें ये तीनों ऑर्गन कंप्लीट होंगे तो वो कंप्लीट गवर्नमेंट होगी, और वो कंप्लीट कंट्रोल कर सके कैपेबल होगी, और उसकी डेफिनेट टेरिटरी मस्ट होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन जिसके मुताबिक गवर्नमेंट वर्क करेगी, और साथ में पॉलिटिकल सॉवरेंटी होगी, यानी कि जो पॉलिटिकल सॉवरेंटी यानी कि उसके अंदर गवर्नमेंट की चलती होगी, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन बनाएगी सब आंसरेबल होंगे बिफोर द कोर्ट। नो डाउट वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है चाहे वो प्राइवेट सर्वेंट है, वो सब आंसरेबल हैं। पॉलिटिकल सॉवरेंटी के अंदर ये देखा जाता है ना कि लोगों की गवर्नमेंट या कि डेमोक्रेसी है या फिर प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, फेडरेशन है, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल हो जो गवर्नमेंट हो उसकी सॉवरेंटी हो, यानी कि वो कंट्रोल करती हो एक स्टेट को। आगे अब प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। प्राइमरी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर सकती हूँ, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सकती हूँ। ऐसी सब वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करें, फॉरेन रिलेशंस कायम कर सके थे स्टेट के साथ, तो हम कहते हैं कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी ड्यूटीज़ फुलफिल हैं, तो ये कंप्लीट स्टेट है। तो आगे है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की टू मेन टाइप्स हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो कि बिटवीन स्टेट्स के दरमियान अमंग द स्टेट्स काम एप्लीकेबल लॉ होता है, उसे हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है उसे हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। जब प्राइवेट के दरमियान डिस्प्यूट अराइज होता है, इट इज रिजॉल्व बाय द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। व्हेन द डिस्प्यूट अराइज अमंग द स्टेट देन विल बी यूज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो हमारा दूसरा डिफरेंस है बिटवीन द कस्टम कन्वेंशन म्यूनसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नाम से पता चल रहा है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है पब्लिक के लिए यूज़ होता है, और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है। आगे है मेन सोर्स। हमारे इंटरनेशनल लॉ के कुछ मेन सोर्स हैं, जिसमें सबसे पहले है कस्टम्स। कस्टम्स क्या है? कस्टम ऐसा जो लोगों की प्रैक्टिस चल रही हो काफ़ी सालों से, वो जो कोई एक वैल्यूज़ को फॉलो करते रहते हैं, ट्रेंड बन जाती है, उसे हम कस्टम कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा लॉ जो कि ज़्यादा देर तक चलता रहा हो और फिर किसी माशरे पे एप्लीकेबल हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कस्टम बन जाता है, कस्टम से फिर आगे वो लॉ में चेंज हो जाता है। आगे जुडिशल डिसीजन, जो जजेस के डिसीजन है वो भी मेन सोर्स है लॉ का। जब भी कोई जजेस फैसला करते हैं तो वो कोई ना कोई तो डिसीजन देते हैं ना, तो जो वो डिसीजन होता है वो पार्ट ऑफ द लॉ बन जाता है, यानी कि उनका जो फैसला है वो इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन जाता है। आगे इंटरनेशनल प्रैक्टिस, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी बनाई जाती है या कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है या कोई रिकॉग्निशन होती है, वो पार्ट ऑफ बन जाती है लॉ का, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ है। कन्वेंशन भी इंटरनेशनल लॉ का, स्टेट पेपर जो स्टेट के पेपर्स होते हैं वो भी इंटरनेशनल है। ट्रीटीज इज आल्सो मेन सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ codified form, it is a weak law and it is consists of the many sources like custom, judicial decision, practice, international law, conventions, state papers and treaties, all the sources of the public international law एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। आगे डिफरेंस बिटवीन, जो पहले बताए थे आपको डिफरेंस पता होने चाहिए कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में और म्यूनसिपल लॉ में क्या फ़र्क है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है एज टू एप्लीकेबल ऑल द ऑर्गेनाइज रिकोगनाइज स्टेट। जो हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो रिकोगनाइज स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। जितने भी स्टेट रिकोगनाइज हैं उन सब पे जो लॉ एप्लीकेबल होता है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, और ये इन्फोर्स नहीं करवाया जाता, इसके लिए कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं है, ठीक है। नॉट इन्फोर्स बाय फिजिकल फोर्स, या फोर्स एब्सेंट है, यहाँ पे आपने फिजिकल फोर्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इन्फोर्स बाय फिजिकल फोर्स, यहाँ पे कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं है जिससे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करवाया जा सके। इट इज़ द कंसेंट ऑफ द स्टेट दैट कैन फुलफिल और नॉट, ये उन पर है कि वो उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन इसके लिए कोई भी फिजिकल फोर्स अब नहीं है जो कि इन्फोर्स करवाएगी। दैट्स वाई वी कैन से पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ। आगे है म्यूनसिपल लॉ एज टू एप्लीकेबल ऑन स्टेट्स एंड इंडिविजुअल। म्यूनसिपल लॉ एप्लीकेबल होता है ऑन स्टेट एंड इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होता है, जबकि पब्लिक इंटरनेशनल एप्लीकेबल ऑन द स्टेट। और जो हमारा म्यूनसिपल लॉ है इसका जो फिजिकल
फोर्स की भी अप्लीकेबल करवाई जाती है। हमारे एग्जेक्टिव है ना जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती है, जुडिशरी भी है जो इंटरप्रेट करती है। और इसी तरह जब भी कोई लॉ है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए कोई फिज़िकल फोर्स का यूज़ किया जाता है, वो म्यूनसिपल लॉ है। और इनमें माइनर डिफरेंस ये है कि वो तो अनकोडिफाइड फॉर्म भी है ना, जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। जो हमारा म्यूनसिपल लॉ है ये कोडिफाइड फॉर्म भी है, यानी कि CPC CRPC हैं जो लॉज को जो लॉज कोडिफाइड फॉर्म में हैं और वो इन्फोर्स करवाए जाते हैं बाय द एग्जेक्टिव बाय फोर्स। तो ये हमारा जो म्यूनसिपल लॉ है ये एप्लीकेबल ऑन द स्टेट है, और जो हमारा म्यूनसिपल लॉ है ये आर एप्लीकेबल ऑन द स्टेट है। म्यूनसिपल लॉ एप्लीकेबल ऑन द इंडिविजुअल है। अच्छा, तो इसके अंदर 4 थ्योरीज़ हैं हमारे इस लॉ को लेकर। 4 थ्योरीज मस्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग। इंटरनेशनल लॉ को 4 थ्योरीज सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले मोनिज्म थ्योरी। मोनिज्म थ्योरी का कहना है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है वो सेम है और म्यूनसिपल लॉ भी सेम है। बोथ आर सेम, इन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉ, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर सेम। मोनिज्म थ्योरी का ये कहना है कि जो लॉ स्टेट पे जो लॉ इंटरनेशनल लेवल पे एप्लीकेबल होगा वो स्टेट पे भी मस्ट एप्लीकेबल होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मोनिज्म थ्योरी का ये कहना था। टूलिज्म थ्योरी ये कहती है कि नो, म्यूनसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ बोथ आर डिफरेंट ईच अदर, बिकॉज जो हमारे यहाँ म्यूनसिपल लॉ है वो तो कोडिफाइड फॉर्म में है, इट इज़ आल्सो इन्फोर्स बाय द एग्जेक्टिव। ऑन द अदर हैंड जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो अनकोडिफाइड फॉर्म में है, और उसके डिफरेंट सोर्स है, कस्टम कन्वेंशन, जुडिशियल पेपर। वो तो किसी तरीके से बन सकता है, ट्रीटी से बन सकता है, तो हाउ वी कैन से दैट इट इज़ द सेम। सो इट इज़ आल्सो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो डुअलिज्म थ्योरी का कहना है कि इट इज़ अ नॉट गुड। सो international law is applicable on the state and municipal law is applicable on the individual, and it is also enforceable by the physical force, while the public international law has no physical force. Both are different laws. अब ये आप समझोगे इन्फोर्समेंट और एप्लीकेबल का डिफरेंस है। नहीं, ये डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ CRPC CPC जो कि कोडिफाइड फॉर्म में है, जो कि इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होती हैं, जबकि वहाँ पे वो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि डुअलिज्म थ्योरी और मोनिज्म थ्योरी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आगे स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी ये कहती है कि जब कोई ट्रीटी साइन होती है वो स्टेट की कंसेंट होती है कि वो उसे चाहें तो कर लें, अगर ना चाहें तो भी अडॉप्ट करें, अपनी स्टेट में करें या ना करें। इन शॉर्ट यू कैन से दैट ऑल लॉज आर लॉज फॉर ओनली स्टेट। और जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो स्टेट की कंसेंट होती है कि वो अडॉप्ट करे या ना करे, वो उनकी अपनी कंसेंट है, वो उन पर है कि वो उन्होंने करना है या नहीं करना। अगर ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी कहती है कि जब भी कोई ट्रीटी साइन होती है वो लॉ बन जाती है और एप्लीकेबल है ऑन द बोथ, इट्स मीट ऑन स्टेट इंडिविजुअल पर भी और जो हमारे स्टेट्स हैं उन पर भी एप्लीकेबल है। ट्रांसफॉर्मेटिव आफ्टर द सिग्नेचर, ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक लॉ बन जाता है, वो कि सब पे एप्लीकेबल है। तो ये बहुत सारे थ्योरीज मिल मिला के ही कहना है, इनका कहना है कि इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ सेम है, और कुछ का कहना है कि नहीं ये डिफरेंट है। तो आप ये समझ लें कि डिफरेंट है भी, लेकिन इस लिहाज से ये डिफरेंट है क्योंकि वो एक तो वीक लॉ है, ना तो उसके पास कोई फोर्स है और ना ही वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, वो चेंज हो जाता है, कस्टम बेस है, वो जुडिशल डिसीजन बेस है। हमारा इंटरनेशनल लॉ, हमारा म्यूनसिपल लॉ तो नहीं ना ऐसा। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं इन शॉर्ट। और वो एक हमारा म्यूनसिपल लॉ कुछ स्ट्रॉन्ग लॉ है, इसके अंदर हमें पनिश भी किया जाता है, जबकि वहाँ को पनिशमेंट भी नहीं एक्सप्लेन की जाती। तो यूँ कह लेते हैं इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ इज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉ। आगे है ट्रीटी। ट्रीटी इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इज़ कॉल्ड ट्रीटी। जब भी कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रीटी। कोई भी स्टेट, बहुत सी स्टेट आपस में मिलके, दो या दो से ज़्यादा स्टेट सब आपस में मिलके कोई ट्रीटी करती हैं, कोई एग्रीमेंट करती हैं, उसे हम ट्रीटी कहते हैं। ट्रीटी वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकती है, फॉर द पर्पज़ ऑफ लॉ, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन, फॉर द पर्पज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द पर्पज़ ऑफ एन डेवलपमेंट,
इट मे बी एनी पर्पस। ठीक है, तो ट्रीटी किसी भी पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, और जब भी ट्रीटी बनाई जाती है इट इज़ अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ट्रीटी इज़ अ सोर्स ऑफ लॉ। जैसे कोई ट्रीटी साइन होती है तो वो सोर्स ऑफ लॉ बन जाती है, यानी कि दूसरे नेक्स्ट आने वाली स्टेट्स के लिए वो सोर्स ऑफ लॉ है कि उसने भी उसी हिसाब से ट्रीटी करनी है। आगे है काइंड्स ऑफ ट्रीटीज। अब ये उस पर है कि वो फॉलो करे या ना करे, क्योंकि इसमें फोर्सफुल नहीं है। इसकी कुछ काइंड्स हैं जो आपको मस्त पता होने चाहिए। बाईलैटरल ट्रीटी, मल्टीलैटरल ट्रीटी, यूनिलैटरल ट्रीटी, ट्रीटी गवर्नमेंट, ट्रीटी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी बिटवीन मिनिस्टर्स। बाईलैटरल ट्रीटी बिटवीन टू स्टेट्स, जब दो स्टेट्स आपस में ट्रीटी करती हैं उसे हम बाईलैटरल ट्रीटी कहते हैं। और जब दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर स्टेट्स आपस में ट्रीटी करती हैं उसे हम मल्टीलैटरल ट्रीटी कहते हैं। तो आगे यूनिलैटरल, जब एक स्टेट खुद से कोई एग्रीमेंट कर लेती है सब स्टेट के साथ, उसे हम यूनिलैटरल ट्रीटी कहते हैं। ट्रीटी बिटवीन गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट्स आपस में टू स्टेट्स की गवर्नमेंट्स आपस में कोई ट्रीटी करें, दैट ट्रीटी इज कॉल्ड द गवर्नमेंट ट्रीटी। अब जब दो ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एजुकेशन दो स्टेट्स की आपस में कोई ट्रीटी करे उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी। और जब मिनिस्टर्स आपस में ट्रीटी करें उसे हम कहते हैं मिनिस्टर ट्रीटी। आगे हैं इस ट्रीटी के कुछ नाम्स हैं जो आपको मस्ट पता होने चाहिए। एक एग्रीमेंट बन जाता है ट्रीटी, तो इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, एक्ट भी, कोड भी, प्रोटोकॉल भी, डिक्लेरेशन भी, स्टैट्यूट भी। ये किसी भी नाम से हम ले सकते हैं एक ट्रीटी को, कॉन्ट्रैक्ट, एक्ट, कोड, एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन, स्टैट्यूट। ठीक है, एक ट्रीटी के डिफरेंट नाम जो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा है ट्रीटीज़ के मेन पार्ट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताने हैं कि एक ट्रीटीज़ के कितने पार्ट्स हैं। दिया फोर मेन पार्ट्स ऑफ आर ट्रीटी: टाइटल, प्रिंसिपल, स्टैट्यूट, रेटिफिकेशन, सिग्नेचर। सबसे पहले है टाइटल। सबसे पहले टाइटल लिखा जाता है इस स्टेट का, इस ट्रीटी बनाने का पर्पस क्या है, उसका नाम बताया जाता है कि ये ट्रीटी क्यों बना रहे हैं। ऊपर पहले टाइटल लिखा जाता है, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर बताया जाता है क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे एक ट्रीटी को फुलफिल करवाने के लिए, उसकी क्या राइट ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ होंगी ड्यूरिंग स्टेटी या आफ्टर स्टेटी। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है सेकंड क्लॉज में। फर्स्ट स्टेज टाइटल है, टाइटल मेंशन करना है। दूसरे स्टेज पे प्रिंसिपल क्लॉज है जिसमें रूल्स रेगुलेशंस एक्सप्लेन करने हैं। थर्ड रेटिफिकेशन है। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इट इज़ द स्टेज ऑफ द रिव्यू वेयर स्टेट्स आर रिव्यू ऑफ द ट्रीटी, जहाँ वो स्टेट रिव्यू करती हैं अगर कोई उन्होंने कुछ चेंजेस करनी है, कोई भी ऐसी चेंजेस जो उनको लगता है कि होनी चाहिए, कोई ड्यूरेशन चेंज करना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो चेंज करना चाहें वो रेटिफिकेशन में करके फिर लास्ट पे सिग्नेचर करते हैं। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट बन जाता है एक ट्रीटी, और ट्रीटी बन जाता है सोर्स ऑफ लॉ। तो उसको डिफरेंट नाम से पुकार जाते हैं जो मैंने पहले आपको बता दिया: प्रोटोकॉल, कोड और statute, all the names of the treaty. After the signature, a treaty become. So next है हमारा टॉपिक डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स एजेंट्स इज़ अ पर्सन। डिप्लोमेट का भी आपको पता होना चाहिए। डिप्लोमेट एजेंट इज़ अ पर्सन हु represent his another state for the mission. That person is called diplomats of the state. The diplomat rules has been defined in Vienna Convention. Classification: diplomat, ambassador and legates, minister and envoys, charge affairs. अब डिप्लोमेट्स एजेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि दूसरे स्टेट्स के सामने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारी स्टेट खुद तो नहीं चल के जाएगी ना किसी दूसरे स्टेट्स के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए या कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए, कोई तो पर्सन होगा, और जो पर्सन जाता है उसी हम कहते हैं डिप्लोमेट एजेंट। ठीक है, डिप्लोमेट एजेंट की भी आगे फर्दर काइंड से 2-3 क्लासेस हैं हमारे यहाँ डिप्लोमेट एजेंट की। सबसे पहले एम्बेसडर एंड लीगेट्स। एम्बेसडर एंड लीगेट्स फर्स्ट क्लास मिनिस्टर्स हैं जिसके अंदर जो जिन्हें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटीज हासिल होती है। मिनिस्टर एंड एनवॉयज सेकंड क्लास है। चार्ज अफेयर्स भी सेकंड क्लास है। मिनिस्टर एंड एनवॉयज चार्ज अफेयर्स के पास ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू एम्बेसडर। एम्बेसडर के पास, एम्बेसडर एंड लीगेट्स सेम, तो इनके पास ज़्यादा इम्यूनिटीज़ होती हैं, जबकि मिनिस्टर एंड एनवॉयज के पास ज़्यादा इम्यूनिटीज़ नहीं होती। चार्ज अफेयर थर्ड क्लास है, इसके पास से भी कम होती हैं। अब ये स्पेशल पर्सन होते हैं, इनको इम्यूनिटीज़ हासिल होती है। इम्यूनिटीज़ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ आगे टॉपिक।
इम्यूनिटीज़ को बताते हैं। अच्छा, अब डिप्लोमेट एजेंट का फंक्शन क्या है? इसके 4 मेन फंक्शंस हैं: प्रोटेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रमोशन। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन यानी कि एक डिप्लोमेट क्या करता है, अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करता है अदर स्टेट से, और रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को, अपने स्टेट की जो ट्रेड है उसे रिप्रेजेंट करता है, और ऑब्जर्व करता है अदर स्टेट के जो डेवलपमेंट है उसे ऑब्जर्व करता है, उसकी कस्टम्स को, उसके रूल्स रेगुलेशंस को, उसकी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करता है, एक प्रमोशन करता है और अपनी चीज़ों की। ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, ऑल द फंक्शंस ऑफ अ डिप्लोमेट। ठीक है, एक डिप्लोमेट की चारों फंक्शंस हैं। जब वो डिप्लोमेट चारों फंक्शन परफॉर्म करेगा देन विल बी अ डिप्लोमेट। उसे भेजे दूसरी स्टेट में इसलिए जाता है कि वो प्रमोट करे, प्रिजर्व करे, ऑब्जर्व करे और प्रमोट करे, अपनी प्रोटेक्शन करे अपनी स्टेट की। तो इम्यूनिटीज़ की पहले बात चल रही थी, इम्यूनिटीज़ को देख लें। इम्यूनिटीज़ ऑफ अ डिप्लोमेटिक एजेंट। पहले तो देख लें कि इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी इज़ अ the diplomat which has special power which common person don't have, because the diplomat agents have a special kind of immunity, like डिप्लोमेट के पास कुछ पावर्स होती हैं जो कि एक आम इंसान के पास, कॉमन पर्सन के पास नहीं होती। तो उस पावर्स को हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की फर्दर काइंड्स है इम्यूनिटी बाय द रिगार्डिंग रेजिडेंस। उसको रेजिडेंस के लिए इम्यूनिटी हासिल होती है कि उसके पास इम्यूनिटी होती है कि वो अपनी रेजिडेंस के अंदर रह सकता है, उसको जगह दी जाती है और जहाँ चाहे वो ले सकता है। और राइट ऑफ वर्शिप, उसको वर्शिप का भी राइट है कि वो अपनी बात करे। ये नहीं कि वो यूके चला गया, यूएस चला गया, उनकी गॉड को मानेगा, ऐसे नहीं है, वो अपनी वर्शिप करेगा जो उसका राइट है। तो इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल जुरिस्डिक्शन, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, यानी कि उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं फाइल किया जाएगा, इससे भी इम्यूनिटी हासिल है। अगर कोई इशू आता है, अगर वो कोई मिस्टेक करता है या कोई ऐसा रूल्स की वायलेशन करता है तो उसे दूसरी स्टेट, नॉन स्टेट उसे पर्सोना नॉन ग्राटा कर सकती है, बट उस पर कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकती। ठीक है, ये उसकी इम्यूनिटी हासिल है। पर्सोना नॉन ग्राटा क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पर्सोना नॉन ग्राटा करते हैं बट उसे पे केस फाइल ना करे, ये उसे इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी फ्रॉम पुलिस रूल्स, पुलिस रूल जो बनाएंगे वो एप्लीकेबल होंगे इंडिविजुअल पर, ना कि वो डिप्लोमेट्स पे। फ्रीडम ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको राइट है कि वो जहाँ चाहे, उसको फ्रीडम है कि वो जो चाहे कम्युनिकेट कर सकता है, उसको रोका नहीं जाएगा। और वो गलत बोलता है तो उसे पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया जाता है, ये उसे गलत कह दिया जाता है, लेकिन उसको ये फ्रीडम है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है। वेवर ऑफ इम्यूनिटी, वो जो चाहे, उसके पास ये भी इम्यूनिटी है कि वो वेव कर सकता है किसी भी इम्यूनिटी को किसी भी टाइम, इनके छोड़ सकता है। आगे पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा एक पोजीशन है जिसके अंदर एक स्टेट पे एक डिप्लोमेट एजेंट को क्या कर देती है, एक डिप्लोमेट एजेंट अपनी जो पावर है उसे लॉस कर देता है, अपना स्टेटस लॉस कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ रिसीविंग स्टेट जो होती है उसके कुछ बिहेवियर ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो उसे डिक्लेयर कर देती है ऑब्नोशियस कैरेक्टर की वजह से, मोस्ट हॉस्टाइल की वजह से, या वो उनके मामला में जब इंटरफेयर करता है या अपनी स्टेट के अलावा अपने बिजनेस की प्रमोशन करता है, तो फिर वो अदर स्टेट जो होती है वो उसे क्या करती है, रिसीविंग स्टेट क्या करती है, उसे पर्सोना नॉन ग्राटा करते हैं, यानी कि उसको डिप्लोमेट नहीं कहते, उसे कहते हैं कि आप यू गो ऑन योर स्टेट, इट इज़ नॉट योर वर्क। यानी कि वो कहती है कि अब आप पर्सोना नॉन ग्राटा हैं, अब आपका स्टेटस डिप्लोमेट का नहीं रहा, आप अपने काम पे फोकस नहीं करते, तो आप डिप्लोमेट नहीं है। तो जो अदर स्टेट है वो फिर अपना अदर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अदर डिप्लोमेट भेजती है, जबकि जो डिप्लोमेट पहले होता है वो अपना स्टेटस लॉस कर चुका होता है डिप्लोमेट का। इसकी डेफिनेशन देख लें। इट इज़ अ पोजीशन ऑफ डिप्लोमेट agent when the lose the status of the diplomatic agent, the receiving state can declare in persona non grata before and after arrival state। और ये किसी भी टाइम कर सकती है, persona non grata before arriving state and after arriving state, in case of the particular mission or then or when the personality is not acceptable by the receiving state, the diplomatic agent declare on the obnoxious character and hostile of the pupil। ओके हो गया। तो आगे हाउ टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाता है। बाय द कंपल्सिव सेटलमेंट, या तो कंपल्सिव सेटलमेंट होगी, यानी कि जो
फोर्सफुली होती है। इसमें कोरियन होता है, डिप्रेशन होती है, वर होती है और अदर मोड्स जिसके ज़रिए सेटलमेंट की जाती है बाय फोर्सफुली, वो कंपल्सिव सेटलमेंट होती है। एमिकेबल सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट है जिसके अंदर पीसफुली डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि एमिकेबल के अंदर कुछ डिफरेंट मोड्स यूज़ किए जाते हैं, नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, गुड ऑफिस, ये सब मोड्स यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं एमिकेबल सेटलमेंट में, यानी कि पीसफुली तरीके से जब कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता है उसे हम कहते हैं एमिकेबल सेटलमेंट। अच्छा, ये दो तरीके तो हो गए। उसके अलावा थर्ड जो है आईसीजे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी कोई इशू राइज होना है सबसे पहले आईसीजे में जाना है। आईसीजे ने भी एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे सेटलमेंट करें, और अगर वो वैसे भी होता है कि आईसीजे जो होता है वो इंटरप्रेट करता है ट्रीटी के जुडिशियल डिसीजन को देख के फिर वो डिसीजन करता है। तो आईसीजे का जो है वो एक इम्पोर्टेंट है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, यानी कि इसका मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि इंसाफ देना। तो अगर ये इंसाफ देता है तो इसका जो डिसीजन है वो बन जाता है सोर्स ऑफ लॉ। पहले मैंने बताया जुडिशियल डिसीजन इज आल्सो द सोर्स ऑफ लॉ, तो वो उसी पहले डिसीजन को भी मद्देनजर रखते हुए आईसीजे डिसीजन करती है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर देती है। आगे मेन टॉपिक्स जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए: स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट जुरिस्डिक्शन, स्टेट एंड इंडिविजुअल, यूएनओ। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज होती है? जब एक स्टेट आपस में ट्रीटी करती है, उसके अंदर मैंने बताया था कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन बनाती है, और जब उन रेगुलेशंस की वायलेशन होती है या वो दूसरे स्टेट के रूल्स के रेगुलेशन वायलेट करते हैं, रिवील करते हैं, तो अदर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाती है। इसके अंदर तीन चीज़ें मस्ट हैं। पहली है हमारे पास ऑब्लिगेशन, फिर ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, फिर डैमेजेस एंड कंपनसेशन। ये तीनों चीज़ें जब होती हैं किसी भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट के अंदर, ये ऑब्लिगेशन की ब्रीच होती है तो फिर वो कंपनसेशन करती है स्टेट को, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी राइज हो गई है। आगे है स्टेट जुरिस्डिक्शन। स्टेट जुरिस्डिक्शन किसी भी स्टेट के, हर स्टेट के पास ये राइट है, हर स्टेट के पास ये पावर है कि वो अपने स्टेट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उसे इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक है, और अगर वो स्टेट जुरिस्डिक्शन है कि हर स्टेट का क्या राइट है कि वो किसी दूसरी स्टेट में इंटरफेयर ना करे और कोई दूसरी स्टेट उसके स्टेट में इंटरफेयर ना करे। अगर ऐसा होता है, इफ़ अनदर स्टेट इंटरफेयर इन द स्टेट देन द हैज़ अ राइट ही कैन अगेंस्ट एक्शन, अगेंस्ट ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट। ठीक है, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। स्टेट की जुरिस्डिक्शन है, हर स्टेट का राइट है कि वो अपने अपने स्टेट के इंडिविजुअल पर तो अपनी पावर अप्लीकेबल कर सकती है, लेकिन अदर स्टेट पे नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास उसकी एसेंशियल फुलफिल है, उसके पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी गवर्नमेंट है, अपना उसका ये प्राइमरी सेकेंडरी ड्यूटीज़ है, वो जो चाहे करे। तो अदर स्टेट को राइट नहीं है कि वो उसकी स्टेट में इंटरफेयर करे। आगे स्टेट एंड इंडिविजुअल, इसको आप यूँ देख लें कि नेशनैलिटी में आता है। स्टेट एंड इंडिविजुअल ऐसे है कि जब एक स्टेट है और एक इंडिविजुअल है, अब स्टेट ने इंडिविजुअल ने स्टेट का पार्ट बनना है तो उसके लिए उसकी नेशनैलिटी आएगी ना। वर्ड नेशनैलिटी को हम यूज़ करेंगे सिंपल वर्ड में। तो नेशनैलिटी जो होती है वो कई तरीक़ों से, जस्ट सोली जो होती है वो बाय बर्थ होती है, यानी कि जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और जस्ट सेगुनियस वो होती है जो हमें बाय पेरेंट्स मिलती है। जहाँ हमारे पेरेंट्स होंगे वही हमारी नेशनैलिटी होगी। ये कंट्रीज़ पे बेस करता है, कुछ कंट्री जो जस्ट सोली की बेस पे देती हैं, कुछ कंट्रीज जो होती हैं वो जस्ट सेगुनियस की बेस पे देती हैं, और ये वेरी करता है। अब ये इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल लॉ। यूएन आपको पता ही है, यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर 5 मेन ऑर्गन हैं: जनरल असेंबली और सेक्रेटरीट, और हमारे पास ये 5 यूएन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनती हैं, जिसके 5 मेन ऑर्गन हैं। वो वर्क करती है फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी यूएनओ जो वर्क करती है इसके अंदर कई यानी कि स्टेट्स ने आपस में रिकॉग्नाइज किया हुआ है, आपस में मिलकर जो काम करती है वो यूएनओ का अलग से टॉपिक है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है रिकॉग्निशन। यूएनओ अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसे डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो यूएनओ इज़ आल्सो वर्क फॉर द इंटरनेशनल लेवल एंड फॉर द इंटरनेशनल फॉर द स्टेट्स। ठीक है, तो रिकॉग्निशन है। आगे ये पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का, लेकिन एक सेपरेट टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर हम उस पर अलग सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे आपको। आगे है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्निशन इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट
All the independent existing states accept the new state, fulfill all the mentioned conditions in international law. रिकॉग्निशन एक प्रोसेस है। जब कोई स्टेट सक्सेस करती है यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट अपने स्टेट से अलहदा होते हैं या एक स्टेट दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में सेपरेट होती है, ठीक है, तो फिर वो उस प्रोसेस को स्टेट सक्सेशन कहते हैं। आफ्टर सक्सेशन जब एक स्टेट दो से ज़्यादा हिस्सों में टूट गई, उसने आपस में सक्सेस तो हो गई है लेकिन उसने दूसरे स्टेट के साथ कुछ रिलेशंस बनाने हैं, उसने कंडीशन को फुलफिल करना है, तो उस पर सब प्रोसीजर को हम रिकॉग्निशन कहते हैं। रिकॉग्नाइज होती है ना वो उनके रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल करती है। तो कितने टाइप्स की होती हैं स्टेट रिकॉग्निशन वो हम देखते हैं। टाइप्स इसकी दो ही है, मोड इसके चार हैं, चार तरीक़ों से वो रिकॉग्नाइज होती है। काइंड इसकी दो हैं, डिफेक्टिव एंड डिजोर। तो सबसे पहले है इसके मोड्स को पढ़ ले फिर काइंड्स को पढ़ते हैं। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड जब एक स्टेट दूसरी स्टेट जो सक्सेस हुई है उसको कहती है कि यू आर पार्ट ऑफ आवर स्टेट, वी ट्रेड ईच अदर। पार्ट कहती है या फिर वो कहती है कि हम आपस में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। एक्सप्रेसली नहीं कहती, इम्प्लाइड कहती है यानी कि अपने एक्शन से शो करवाती है, उनको लगता है कि वो रिकॉग्नाइज हो गए हैं। वो या तो एक्सप्रेसली कहती है, वाज़ह कहती है कि वी कैन ट्रेड ईच अदर। तो इस रिकॉग्निशन को एक्सप्रेसली जब किया जाता है तो वो एक्सप्रेस मोड है, और जब इम्प्लाइडली किया जाता है, वाज़ह नहीं किया जाता, तो इम्प्लाइड मोड है। और कुछ जो रिकॉग्निशन होती हैं वो कंडीशनल बेस होती हैं, जिनमें कंडीशन लागू होती है कि कोई अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम आपको रिकॉग्नाइज कर देंगे। ये कंडीशन बिफोर रिकॉग्निशन भी हो सकती है, आफ्टर रिकॉग्निशन भी हो सकती है, यानी कि जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक वो रिकॉग्निशन रहती है। जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो रिकॉग्निशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। किसी कंडीशन बेस होती है ना, कोई कंडीशन जैसे उन्होंने कहा कि 2027 तब तक नहीं आएगा, आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हैं। 2027 से आगे कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है कि वो रिकॉग्निशन ख़त्म हो गई, ऑटोमेटिकली वो ख़त्म हो जाती है। कलेक्टिव रिकॉग्निशन जब बहुत सी रास्ते आपस में मिलकर एक सक्सेस स्टेट को रिकॉग्नाइज करती हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिकॉग्निशन। ये चार मोड्स हैं, कलेक्टिव, एक्सप्रेस, कंडीशनल, इम्प्लाइड, ठीक है। ये चारों मोड्स आपने मस्ट याद रखने हैं। आगे है काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिकॉग्निशन की दो काइंड्स हैं, या तो दो तरह से रिकॉग्नाइज करेगी, या तो वो डिफेक्टो करेगी या तो डिजोर करेगी। डिफेक्टो होती है जो फैक्चुअल बेस होती है, जो कि टेम्परेरी होती है, इसमें ज़्यादा इसको राइट्स नहीं होते एक स्टेट के पास कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूट फाइल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर सके अदर स्टेट में। टेम्परेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, फिर आखिर में ये ख़त्म हो जाती है। डिजोर्ज होती है, परमानेंट होती है, और उसके पास राइट होता है कि वो सूट भी फाइल कर सकती है, आईसीजे में अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है, और उसके अलावा ये दूसरी स्टेट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी भी सेल परचेज कर सकती है, क्योंकि परमानेंट है और ये ख़त्म नहीं होती। डिजोर और डिफेक्टो दो तरह से रिकॉग्निशन होगी ना, या तो वो टेम्परेरी होगी या परमानेंट होगी। डिफेक्टो इज़ अ टेम्परेरी एंड डिजोर इज़ अ परमानेंट रिकॉग्निशन। ये आपने मस्ट पता करें, डिफेक्टो एंड डिजोर। डिफेक्टो इज़ फैक्चुअल बेस्ड, डिजोर इज़ अ परमानेंट। आगे स्टेट एंड इकोनॉमिक का इंटरेस्ट, जैसे कि पहले मैंने स्टेट सेशन का आपको बताया था कि जब भी कोई स्टेट आपस में सेपरेट हो जाती है, दो रियासतों में बढ़ जाती है, उस प्रोसेस को स्टेट सक्सेशन कहते हैं। अब वो बढ़ गई, जब एक स्टेट टूटती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके अंदर जो उसकी वेल्थ होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, ये सब मिलके इसकी जो उसकी पॉलिटिकल और सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उसको कंप्लीट फैसिलिटेट करते हैं उसे। अगर ज़रूरत हो देते हैं, अगर हो तो उसके पास तो दूसरी स्टेट को देते हैं ताकि वो स्टेट की हेल्प करे। इन सब को काम करने के लिए स्टेट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं, वर्ल्ड टीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, और लास्ट में लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि लेबर वर्क करती है स्टेट के लिए। तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्टेट इंटरेस्ट के अंदर। स्टेट एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय द लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ एंड यूरोपियन यूनियन, ये सब किसके लिए काम करते हैं? इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। आगे है, बस इतना ही, आज के लिए इतना ही।
पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको मस्ट पता होने चाहिए एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, जो भी आपका स्टेटस है, आपको ये बेसिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे डिस्प्यूट अराइज होता है और कैसे रिजॉल्व होता है। अच्छा, ये बात तो यहाँ आई कि डिस्प्यूट अराइज होता है, क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई मिसकॉन्सेप्शन होती हैं, वो एक पॉइंट पे एग्री नहीं करती, तो डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उसे रिजॉल्व कहते हैं कंपल्सिव एंड एमिकल सेटलमेंट। और स्टेट टूट भी जाती है, ये भी मैंने बता दिया। और वो स्टेट जो पर्सन जाता है स्टेट, वो डिप्लोमेट एजेंट है, उसको इम्यूनिटीज हासिल होती हैं और पर्सोना नॉन ग्राटा कर देती है अगर वो उसके राइट और लाइबिलिटीज़ की वायलेशन करता है। आगे उसकी फंक्शंस हैं प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, प्रमोशन, ये डिप्लोमेट के फंक्शंस हैं। डिप्लोमेटिक एजेंट है और ट्रीटी करता है आपस में जाके। कौन करता है? डिप्लोमेट करता है। डिप्लोमेट के अंदर फिर वो चार्ट पार्ट बनाता है, टाइटल है, प्रिंसिपल क्लोज, रेटिफिकेशन है और सिग्नेचर है, तो फिर वो बन जाती है ट्रीटी। और फिर ट्रीटी को नाम दे दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, कोड, एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन, प्रोटोकॉल, ये सब एक ट्रीटी के नाम है। और जो ट्रीटी होती है वो उसकी कुछ काइंड्स भी होती हैं, बाईलैटरल, मल्टीलैटरल, यूनिलैटरल, गवर्नमेंट ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी, मिनिस्टर ट्रीटी। और उसके अलावा हमारा एग्रीमेंट ही ट्रीटी बनता है। उसके अलावा इसकी चार थ्योरीज हैं जो कि हमारे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ को डिफाइन करती हैं कि उनमें क्या डिफरेंस है। मोनिज्म थ्योरी, डुअलिज्म थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी। और फिर है हमारे पास डिफरेंस, आपको मस्ट पता होने चाहिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, म्यूनसिपल लॉ में। म्यूनसिपल लॉ इज़ वीक लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वीक लॉ, म्यूनसिपल लॉ इज़ अ स्ट्रॉन्ग लॉ। मेन सोर्स एंड जुडिशियल डिसीजन, कस्टम, कन्वेंशन, प्रैक्टिस एज ए अनकोडिफाइड लॉ, ये भी आपको मैंने बता दिया। और इसके अलावा हमारे दो काइंड्स है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। और हमारी जो स्टेट होती है उसके ऊपर ये एसेंशियल्स फुलफिल होते चाहिए। ये जो एसेंशियल्स है जब एक स्टेट के कंप्लीट फुलफिल होंगे तो वो सेवन इसेंशियल्स यहाँ एक्सप्लेन है, तो सातों के सातों पूरे होंगे तो वो कंप्लीट स्टेट होगी, अदरवाइज वो स्टेट नहीं होगा। स्टेट होगी तो उसके पास रिकॉग्निशन भी होगी और उसके पास डिप्लोमेट्स भी होंगे जो अदर स्टेट में भेजेगी। ठीक है। आगे इंटरनेशनल अपने आप में एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि कंडक्ट करते हैं बिटवीन स्टेट्स के दरमियान ट्रांजैक्शंस को और ट्रेड को। फिर हम वापस ही आगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हमारा पूरा बन गया। अब ये बात देख लें कि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए और ना मैंने करने हैं, ये मैंने आपको नॉलेज दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आगे आपने इसी के देखते हुए अपने एग्ज़ाम को तैयार करना है। और इंग्लिश एग्ज़ाम को तैयार करने के लिए इंग्लिश आपकी बेस्ट होनी चाहिए, ग्रामर पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। उसके लिए भी हम इंग्लिश के लिए भी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हम ट्राई करेंगे इंग्लिश को भी एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करें। एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर को, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट हम वो करते हैं। हम सारा नॉलेज को एक ही वीडियो के अंदर कलेक्ट करते हैं कि एक टॉपिक को कवर करने के लिए सब वीडियोस ना देखनी पड़े। पर्सोना नॉन ग्राटा या फिर रिकॉग्निशन क्या है या पब्लिक इंटरनेशनल क्या है या डिप्लोमेट क्या है, सेपरेट वीडियो नहीं बनाते, हम सबको कलेक्टिवली करके बनाते हैं ताकि सबके कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो कि क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो इन सब को मिल मिला के एक इंटरनेशनल लॉ बनता है और ये इंटरनेशनल लॉ की वीडियो है कंप्लीट। अदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक्स होते हैं, वो अनइम्पोर्टेंट भी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। तो एज ए इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट जुरिस्डिक्शन, स्टेट एंड इंडिविजुअल यूएनओ है, ये अपने आप में एक अलग से सेपरेट है, लेकिन मैंने यह कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको बता दिया। इससे अगर आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें, इट इज़ ऑल अप टू यू। ओके हो गया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।